तो स्टूडेंट, कम्युनिटी में हम लोग देखे थे कि कई जीव आपस में मिलकर रहते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। अब कम्युनिटी में अगर कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट जोड़ दिए जाए, यानी सनलाइट, सॉयल और वाटर, तो ये क्या बन जाता है? ये इकोसिस्टम बन जाता है। ये नेचर का क्या है? पावर हाउस है, जहाँ से एनर्जी जनरेट होता है और न्यूट्रिएंट साइकिल होता है। तो चलिए देखते हैं नेचर की फैक्ट्री कैसे काम करता है। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या है? ये फंक्शनल यूनिट है। हम लोग पहले बात किए थे कि इकोलॉजी का यूनिट क्या होता है? पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ किसका बात हो रहा है? फंक्शनल यूनिट का, कि जो काम करने वाला यूनिट क्या है? वो इकोसिस्टम है, जिसमें लिविंग कम्युनिटी और उसका नॉन लिविंग यानी एबायोटिक एनवायरनमेंट आपस में क्या करता है? एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है। इसी इंटरैक्शन का मेन मकसद दो चीजें होती है। एक होता है एनर्जी फ्लो और दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो बच्चों, इकोसिस्टम क्या है? इकोलॉजी का फंक्शनल यूनिट, जो किससे बनता है? कम्युनिटी से और उसके आसपास के एबायोटिक इन्वायरमेंट से, जो क्या करता है? हमेशा एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। किसके थ्रू? एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो स्टूडेंट, इसके दो पिलर होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। तो पहले बायोटिक का बात किया जाए। बायोटिक किसको कहते हैं? जो लिविंग है। इसमें कौन आते हैं? हमारे प्लांट्स आएंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स आएंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएंगे? डीकम्पोजर, जो कचरे को न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं। अब एबायोटिक की बात करें तो ये क्या है? नॉन लिविंग है, जिसमें क्या आता है? सॉयल, एयर, वाटर, टेम्परेचर और लाइट। तो ये वो स्टेज है जहाँ लाइफ का पूरा काम होता है। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और रॉ मटेरियल देता है, जिससे पूरे दुनिया का खाना बनता है। अगर इसके फंक्शनल एस्पेक्ट की बात किया जाए कि इसका काम क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम का क्या काम होता है? एनर्जी का फ्लो। अब अगर इस डायग्राम को आप देखें तो इसमें एक मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, किसका? एनर्जी फ्लो का। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है। ये कैसे एक डायरेक्शन में क्यों होता है? क्योंकि सारा जो एनर्जी का सोर्स है अर्थ के लिए, वो कहाँ से आता है? सन से आता है। सूरज हमारा प्राइमरी सोर्स है। और इस एनर्जी को कौन कैप्चर करता है? प्लांट्स कैप्चर करते हैं। और फिर क्या होता है? एनर्जी प्लांट से होते हुए प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से होते हुए फाइनली कहाँ पहुंचता है? टर्जरी या टॉप कंज्यूमर में पहुंचता है। फिर प्रीडाटर तक जाता है। तो ये जो डायरेक्शन है एनर्जी का, ये क्या है? यूनी डायरेक्शनल। यहाँ दिखाया गया है, लाइन एक ही तरफ है, दोनों तरफ नहीं है। ये थर्मोडायनामिक्स के लॉ को फॉलो करता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस लॉ को फॉलो करता है, तो ये किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है। और हर स्टेप पे क्या होता है? हीट का लॉस होता है। ये नहीं होता है कि प्लांट ने जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतना ही एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को मिल जाएगा। हमेशा कितना परसेंट एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे जाता है? ओनली 10%। तो इसको 10% लॉ भी कहते हैं। इस पे अलग से वीडियो में हम लोग देखेंगे। लिंडमान का लॉ है, जब हम लोग एनर्जी फ्लो या फूड चेन, फूड वेब के लेक्चर में भी देख सकते हैं। तो एनर्जी यहाँ क्या याद रखना है? कि हमेशा एक डायरेक्शन पे होता है। और क्या फॉलो करता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो करता है। और हमेशा एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कितना परसेंट एनर्जी पहुंचता है? बस 10%। बाकी 90% एनर्जी हीट के रूप में या दूसरे चीजों में चला जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो एनर्जी के उल्टा न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते। जैसे सूरज से एनर्जी आके यूज हो रहा है, न्यूट्रिएंट कभी खत्म नहीं होते। न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? रिसाइकिलिंग होता है, बार बार साइकिल चलता रहता है। तो मेजर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में किसको देखते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये मिट्टी से मिलते हैं। मिट्टी से कहाँ आ जाते हैं? प्लांट्स में आ जाते हैं। और डीकम्पोजर फिर उन्हें वापस मिट्टी में डालते हैं। तो ये एक क्या है?
साइक्लिक प्रोसेस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो टर्सरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी हो, प्रोड्यूसर हो, सब आखिर कहाँ जाते हैं? डीकम्पोजर के पास। जब भी उनका डेथ होगा या कुछ पार्ट्स लॉस होगा या खाना होगा या एक्सक्रीटरी मैटर होगा, वो सब क्या होगा? डीकम्पोजर से वापस फिर एनवायरनमेंट में चला आएगा, फिर वो रिसाइक्लिंग होता रहेगा। तो इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, जैसे एक पॉन्ड इकोसिस्टम, एक छोटा सा पॉन्ड जिसका अपना एक इकोसिस्टम है, एनर्जी फ्लो है, उसके अलग प्रोड्यूसर है, उसके अलग कंज्यूमर है, उसके अलग प्रेडेटर है। या बहुत बड़ा, जैसे ग्रासलैंड, ग्रासलैंड बहुत बड़ा होता है जिसमें घासेस की कई स्पीशीज हो सकती है, माइक्रोब्स होंगे, कुछ छोटे जानवर होंगे, कुछ बड़े होंगे। पर एक शर्त ये है कि वहाँ एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होनी चाहिए। तो बच्चों, एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि इकोसिस्टम होने के लिए क्या होना चाहिए, तो हमेशा याद रखना चाहिए, एक तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हो, और दूसरा वहाँ एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो। जहाँ एनर्जी फ्लो या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं होता, वो इकोसिस्टम नहीं हो सकता। तो बच्चों, इकोसिस्टम कैसा है? एक बैंक की तरह है। वहाँ कौन इन्वेस्ट करता है? सन इन्वेस्ट करता है। वो एनर्जी देता है पैसे के रूप में। प्लांट्स क्या है? मैनेजर है। और डिकम्पोजर क्या है? सारा रिकवरी करते हैं। तो जब सब कुछ वापस मिल जाएगा, वो जमा कर देते हैं। तो इससे इकोसिस्टम क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो बच्चों, क्या आपने कभी एरोप्लेन में बैठ के नीचे देखा है, या कभी ट्रेन में जब जा रहे हो तब देखा है? तो आपको कभी जंगल दिखेगा, कभी नदी दिखेगा, कभी खेत दिखेगा, कभी शहर दिखेगा, या सब एक साथ थोड़े थोड़े भी दिखाई देते हैं। तो इकोलॉजी की भाषा में इसे हम लैंडस्केप कहते हैं। ये कोई सिंगल इकोसिस्टम नहीं है, बल्कि अलग अलग इकोसिस्टम का एक मोज़ेक है। मतलब कई इकोसिस्टम के पैचेस दिखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये अलग अलग इकोसिस्टम, जैसे नदी, दो अलग अलग दुनिया को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसके अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि लैंडस्केप को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो लैंडस्केप क्या होता है? एक हेट्रोजीनस लैंड। हेट्रोजीनस लैंड का क्या मतलब हुआ? कि एक विशाल लैंड का एरिया, धरती का एरिया, जो अलग अलग इंटरैक्टिंग इकोसिस्टम से बना हो। ये हमेशा हेट्रोजीनस होता है, यानी इसमें वेरिएशन होता है। कहीं खेत दिखेगा, तो कहीं कुछ पेड़ पौधे दिखेंगे, कहीं बिल्डिंग दिख सकती है। इसे मोजेक ऑफ हैबिटेट्स भी कहा जाता है। तो हेट्रोजीनस लैंड क्या हुआ? जहाँ अलग अलग तरीके की चीजें आपको दिखे, फॉरेस्ट दिख जाए, कहीं पानी दिख जाए, कहीं मकान दिख जाए। और वो क्या हो? इंटरैक्टिव इकोसिस्टम हो। ऐसा नहीं है कि ये पूरा अलग हो, इससे किसी का लेना देना ना हो, इसका अलग हो। सबके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होते ही है। जो जंगल के या खेत के पास रहेंगे, वो खेत में भी जाएंगे, खेत से भी कीड़े मकोड़े शहर में आ सकते हैं। पानी है तो सारी जगह यूज हो रहा है। तो जो लैंडस्केप है, उसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को क्या कहते हैं? एक होता है पैचेस, दूसरा होता है कॉरिडोर, तीसरा होता है मैट्रिक्स। तो अगर इनको एक एक करके समझते हैं, तो पहले बात कर रहे हैं पैचेस का। पैचेस क्या होते हैं? ये डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल यूनिट्स है। जैसे यहाँ एक फॉरेस्ट का पैच दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है? अर्बन पैच दिख रहा है, यहाँ वेटलैंड पैच दिख रहा है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो एक खास, जैसे फॉरेस्ट में पेड़ पौधे होंगे, अर्बन में बिल्डिंग्स होंगे, वेटलैंड में कुछ पौधे और पानी होगा, तो इसको पैचेस कह सकते हैं। ये नेचर के छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, जिसमें वही चीज होता है, दूसरा नहीं होता। जैसे फॉरेस्ट में कोई बिल्डिंग नहीं होगा, बिल्डिंग में कोई बड़ा ट्री नहीं होगा, वेटलैंड में कोई बिल्डिंग नहीं होगा। तो ये पैचेस होते हैं जो डिस्टिंक्ट है, उसको आप दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा आता है कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कॉरिडोर्स को क्या कहते हैं? लीनियर फीचर होते हैं, जो दो पैचेस को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यहाँ एक अलग पैच इधर आपको दिख रहा है, यहाँ एक अलग पैच दिख रहा है, और दोनों के बीच क्या है? एक रिवर है, या कोई नदी है, या कोई वाइल्ड लाइफ ओवरपास है, जहाँ यहाँ जैसे एक रास्ता दिख रहा है। तो ऐसे जगह को क्या कहते हैं? कॉरिडोर्स कहते हैं। क्यों करते हैं? कि ये दो पैचेस को जोड़ने का काम करते हैं। ये जो यहाँ वाइल्ड लाइफ ओवरपास दिख रहा है,
जो रोड के ऊपर से जानवरों को जाने आने जाने का क्या दे रहा है, रास्ता दे रहा है। तो यहाँ का कुछ अलग सिस्टम है, इधर का कुछ अलग सिस्टम है, लेकिन दोनों को जोड़ रहा है। इस नदी के वजह से भी कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से मिट्टी आ सकता है, बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, कॉरिडोर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं। तीसरा आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, ये वो डोमिनेंट बैकग्राउंड होता है जो सब कुछ सराउंड करता है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है एग्रीकल्चर मैट्रिक्स। अगर इसको आप लोग गौर से देखें तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा क्या दिखेगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यहाँ भी खेत है, यहाँ भी खेत है, यहाँ भी खेत है, चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है, खेत है। तो जो डोमिनेंट बैकग्राउंड होता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स करते हैं, जो सब कुछ को क्या किया रहता है, सराउंड किया रहता है। तो लैंडस्केप इकोलॉजी में हम तीन मेन चीज़ों पर फोकस करते हैं। पहला क्या होता है, फ्लो एंड फ्लक्सेस। तो ये क्या है, ये है एनर्जी, न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिज्म कैसे इकोसिस्टम से दूसरे में मूव करते हैं। अगर यहाँ से कोई लकड़ी लाके यहाँ खाना बना रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है। यहाँ का न्यूट्रिएंट्स नदी में जा रहा है, नदी में बह रहा है, तो क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स साइकिल कर रहा है। ऑर्गेनिज्म यहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं, तो ये क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। दूसरा क्या होता है, कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तो जानवर आराम से मूव कर पाएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ अगर कुछ नहीं है तो सारे जानवर इधर की यहाँ रह गए, इधर के यहाँ रह गए, लेकिन इस पैच से इस पैच में आसानी से जानवर आ जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी से क्या होता है, जीन फ्लो बना रहेगा, क्योंकि आराम से मूवमेंट होगा। जैसे पहले के ज़माने में हम लोग दूसरे देशों में नहीं जा पाते, लेकिन आज ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ के लोग यहाँ ना आ सके या यहाँ के लोग वहाँ ना आ सके। तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज़रूरी होता है लैंडस्केप के लिए। तो ये क्या करता है, इसको कनेक्टिविटी से समझते हैं। तीसरा क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। ये हमारा दुश्मन है। जैसे मान लीजिए जब रास्ता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉरिडोर्स कहते हैं, टूट जाते हैं। मान लीजिए यहाँ इतना जमीन क्या हो गया, अलग हो गया, टूट गया, तो यहाँ के लोग अब इधर नहीं जा सकते, ना यहाँ के लोग इधर आ सकते हैं। इससे हैबिटेट लॉस होता है और स्पीसीज आइसोलेट हो जाती है, जो एक्सटिंक्शन का कारण बनती है। तो अगर यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि मान लीजिए ये बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट टूट जाए, तो यहाँ का हैबिटेट क्या हो गया, अलग हो गया, यहाँ का पूरी तरह से अलग हो गया। अगर किसी भी चीज के लिए यहाँ पे वो डिपेंड करता है तो वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा और स्पीसीज को दिक्कत हो जाएगा। तो बच्चों, एक लैंडस्केप क्या है, एक गूगल मैप की तरह है, जिसमें कई सोसाइटी है, कॉरिडोर्स है, रोड है, मैट्रिक्स है, खाली मैदान है। अगर रास्ते ब्लॉक हो जाए, फ्रेगमेंट हो जाए, तो क्या होगा, डिलीवरी नहीं होगा, जीन फ्लो कम हो जाएगा। तो लैंडस्केप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पैच, कैसे चीज़ें हैं, फॉरेस्ट है, अर्बन है, वाटर है, कॉरिडोर्स कैसे ये कनेक्ट होते हैं, और डोमिनेंट वहाँ का बैकग्राउंड क्या है। इन तीनों को याद रखना है, इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जीन फ्लो जब तक बना रहेगा सारे लैंडस्केप सही रहेगा। अगर जीन फ्लो टूट गया तो स्पीसीज का लॉस हो सकता है, जिसको हम लोग किस टर्म से कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो लैंडस्केप क्या है, इकोलॉजी में रिलेशनशिप देखता है, किसमें, अलग अलग स्पेशल पैटर्न में। फॉरेस्ट का अर्बन से, वेटलैंड का अर्बन से, फॉरेस्ट का वेटलैंड से, या एग्रीकल्चर का दूसरे अलग अलग सिस्टम से। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति में कहीं बहुत ज़्यादा जंगल क्यों होता है, कहीं घास के मैदानी क्यों होते हैं, कहीं मरुस्थल होता है, कटीले पौधे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इकोलॉजी के भाषा में इन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बायोम कहते हैं। ये कोई छोटा मोटा गार्डन नहीं है, बल्कि पूरी धरती का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जिसमें क्या होता है, अपना एक क्लाइमेट होता है। जैसे कोई मरुभूमि है तो वहाँ क्या होते हैं, रेगिस्तान का मैदान, वहाँ क्या होता है, बारिश कम होता है, गर्मी दिन में ज़्यादा रहती है। तो इस तरह के जोन्स को क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक जोन्स कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे बारिश और गर्मी मिलकर ये डिसाइड करता है कि कौन कहाँ रहेगा। तो दुनिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रजातियां, पौधे, सब इसी वजह से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोम को डिफाइन करेंगे कि बायोम का मतलब क्या है।
तो बायोम का मतलब होता है एक लार्ज इकोलॉजिकल रीजन, मतलब एक विशाल जियोग्राफिक एरिया जहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के प्लांट्स और वहाँ के एनिमल्स एकदम डिस्टिंक्ट और यूनिक हो किसी दूसरे जगह से। तो एक बार फिर समझ लेते हैं बायोम क्या है। एक लार्ज जियोग्राफिक एरिया, कोई छोटा मोटा शहर जैसा नहीं, एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसका एक अपना क्लाइमेट हो, अपने वेजिटेशन हो, अपने पौधे हो और अपने जंतु है। ये इकोलॉजी का वो लेवल है जहाँ बाउंड्रीज इकोसिस्टम से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। तो जो इसको डिसाइड करता है उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट डाइवर्स कहते हैं। तो हमारे प्रकृति में 3 क्लाइमेट डाइवर्स है। अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो एक बायोम कैसा होगा, ये 3 मेन फैक्टर डिसाइड करता है। पहला कौन सा फैक्टर होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना ठंड है या कितना गर्मी है ये डिसाइड करेगा वहाँ कैसा बायोम होगा, कैसे प्लांट्स वहाँ ग्रो करेंगे। दूसरा क्या है, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल या स्नोफॉल, कितना बारिश या बर्फ गिरता है। और तीसरा क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, धरती पर आपका पोजीशन क्या है। पृथ्वी पर या तो आप इक्वेटर में है, पृथ्वी के बीचों बीच है, या पोल्स के तरफ जा रहे हैं। इन्हीं फैक्टरों के वजह से हमारे पास कई अलग अलग डिस्टिंक्ट बायोम होते हैं। जैसे टैगा होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड होता है, डेजर्ट होता है, या टुंड्रा होते हैं। कई तरह के हम लोग क्या देखते हैं, मेजर बायोम्स देखते हैं। तो इस वीडियो में तो हम लोग सिर्फ इसका एग्जाम्पल देखेंगे, किसी और वीडियो में हर बायोम को हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगर मेजर बायोम्स की बात किया जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्या जाता है, हमारे धरती के फेफड़े यानी लंग्स कहा जाता है, जैसे अमेजॉन है। यहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है। कुछ को क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, जहाँ पानी कम होता है और एरिड कंडीशन मतलब सूखा ज़्यादा होता है। फिर कैसे बायोम आते हैं, ग्रासलैंड, जिसका उदाहरण क्या होता है, सवाना क्या है, एक ग्रासलैंड है। काफ़ी बार एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि ग्रासलैंड का उदाहरण क्या है, तो सवाना होते हैं। सवाना में क्या होते हैं, बहुत ग्रासलैंड होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे पेड़ दिखाई देंगे। एक होता है टुंड्रा और दूसरा होता है टैगा। ये हमारे ठंडे होते हैं या कोनिफेरस प्लांट्स पाए जाते हैं, और पोलर आइस वाले रीजन होते हैं। तो इकोलॉजी का फंक्शनल एस्पेक्ट अगर देखा जाए, बायोम का क्या फंक्शनल एस्पेक्ट है, तो एक बायोम के अंदर इकोलॉजिकल फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। वहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना होगा ये डिसाइड करेगा वहाँ का कैसा फंक्शन होगा। वहाँ के एनिमल्स प्लांट्स इन्वायरमेंट के लिए परफेक्टली अडेप्टेड होते हैं। जो प्राणी रेगिस्तान में रहेगा वो कभी बर्फ में या पहाड़ में नहीं रहता। आप देखे होंगे ऊँट रेगिस्तान में ही पाया जाता है और पोलर बियर ठंडे जगह में। तो हर बायोम का एक कैरेक्टरिस्टिक पौधे और प्लांट्स होते हैं। हर बायोम का अपना एक यूनिक क्या होता है, एनर्जी फ्लो या फूड वेब होता है। उसी तरह से हर बायोम का एक क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होता है। सॉइल और डिकम्पोजर वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट, बायोम बिल्कुल एक क्या है, इंटरनेशनल फूड कोर्ट की तरह है। जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, बहुत बड़े और डाइवर्स होते हैं। डेजर्ट क्या होता है, सूखे होते हैं, कम पानी होता है। और टुंड्रा कैसा होता है, ठंडा होता है। तो इस प्रकार से धरती के कई बड़े बड़े क्षेत्रों जिसमें एक खास पौधे हो, कुछ खास प्राणी हो, और उनका अपना टेम्परेचर, रेनफॉल और लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड बेसिस पे जो डिस्टिंक्ट एरिया है उनको क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। टैगा हो, ग्रासलैंड हो, सवाना हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो, ये सब बायोम के उदाहरण हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिएगा। और ग्रासलैंड का क्या है, सवाना। बच्चों, इकोलॉजी का सबसे बड़ा और फाइनल लेवल क्या है, बायोस्फीयर। इससे बड़ा कुछ नहीं। ये वो विशाल जोन है जहाँ लाइफ धरती में, पानी में और हवा में मिलकर लाइफ को सपोर्ट करता है। तो ग्लोबल लेवल पर इसको देखा जाए तो ये क्या है, इकोलॉजी का सबसे बड़ा हिस्सा है।
तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो बायोस्फीयर का मतलब है धरती के उन सभी इकोसिस्टम का सम। आप जितने भी धरती में इकोसिस्टम है सबको जोड़ दे तो क्या बन जाता है? बायोस्फीयर बन जाता है। जहाँ क्या हो? लाइफ मौजूद हो, जहाँ प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो। इसे हम लोग जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। ये एक परत जैसा है जहाँ पूरी दुनिया को क्या करता है? एक लिविंग प्लेनेट बनाता है। तो इसको समझते हैं। इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? लाइथोस्फीयर। लाइथोस्फीयर मतलब धरती, लैंड। धरती का जो क्रस्ट है, जो ऊपरी सॉइल है, जहाँ प्लांट और मिट्टी है, जहाँ हम लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? लाइथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या है? वाटर, यानी समंदर, नदी, लेक, पॉन्ड, जहाँ 70% से ज़्यादा क्या है? लाइफ मौजूद है। और तीसरा आता है एटमॉस्फेयर या एयर। लेकिन एयर में हम लोग ऊंचाई तक नहीं जाते, हम लोग कहाँ तक जाते हैं? ट्रोपोस्फियर तक, जिसको लोअर एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर होते हैं। लेकिन बायोस्फियर में कहाँ तक देखा जाता है? सिर्फ ट्रोपोस्फियर तक, क्योंकि इसी लेयर पे सारी गैसेस होती है और जिंदगी मौजूद होती है। इसी में हम सांस लेते हैं और गैस एक्सचेंज होता है। तो इन तीनों को के बिना लाइफ क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो अगर डायग्राम में आप देखें तो बायोस्फीयर क्या है? एक एनर्जी, इसमें क्या आ रहा है? एक एनर्जी फ्लो हो रहा है। एनर्जी फ्लो में क्या होता है? सोलर एनर्जी इनपुट हो रहा है, जो इस पूरे धरती को चला रहा है। कैसे? प्रोड्यूसर से खाना बन रहा है, जिसको कौन खा रहा है? कंज्यूमर खा रहा है। और एक डिस्कम्पोजर्स क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल चला रहे हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स धरती पे है वो वापस साइकिल होके वापस आ जाता है। को ग्लोबल लेवल पर कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस साइकिल चलते रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो इनको बायो जियोकेमिकल साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बायोलॉजी का रोल है, डिकम्पोजर का रोल है, और सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ होते हैं? हमारे लाइथोस्फीयर, अपना सॉइल पे। प्लांट और एनिमल के बीच क्या होता है? गैसों का बैलेंस होता है, ऑक्सीजन और CO2 का। तो बायोस्फीयर का सबसे बड़ा काम क्या है? एनर्जी को बैलेंस रखना और क्लाइमेट को रेगुलेट करना। अगर किसी भी एक इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट में डिस्टरबेंस होता है तो उसका सारा असर बायोस्फीयर पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है फॉरेस्ट को बचाइए, पेड़ काटने से रोकिए, क्योंकि सब क्या है? एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर ज़्यादा पेड़ पौधे कट जाए तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग गड़बड़ा जाएगा, वाटर लेवल गड़बड़ा जाएगा और गैस एक्सचेंज गड़बड़ा जाएगा, जिससे पूरी पृथ्वी को डैमेज होगा। तो बच्चों, ये बायोस्फीयर किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ग्लोबल न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी बैलेंस और क्लाइमेट रेगुलेशन। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो इसमें लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है। और बायोस्फीयर किसको कंट्रोल करता है? तो न्यूट्रिएंट साइकिल को, एनर्जी बैलेंस को और क्लाइमेट रेगुलेशन को। स्टूडेंट, अब हम लोग एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोस्फीयर तक सब कुछ डिटेल में हम लोग समझ लिए हैं, पर एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आता है? ऑर्गेनिज्म आता है, जो बात किस में करता है? इंडिविजुअल लेवल पर फोकस होता है। मेन गोल क्या है? अपने को अडेप्ट करना है। लोकल स्केल पे क्या आता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? कुछ स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के जो सेम लोग होते हैं, इनका क्या फोकस होता है? अपना ग्रोथ और रेगुलेशन। ये लोकल लेवल पे है। लार्जर स्केल में क्या आता है? कम्युनिटी आता है। कम्युनिटी क्या पे क्या होते हैं? डिफरेंट स्पीसीज होते हैं। पूछा जाता है पॉपुलेशन में कौन है? सेम स्पीसीज। कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज, जो क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और इनका स्केल क्या हो जाता है? लार्ज होता है। इकोसिस्टम कैसा है? ये दो फैक्टर, बायोटिक जो जीव है और एबायोटिक जैसे हवा, पानी, सारे चीजों को मिला के होता है। तो इकोसिस्टम क्या है? बायोटिक और एबायोटिक दोनों का मिला के है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? एनर्जी और न्यूट्रिएंट का आपस में साइकिलिंग। और ये एक छोटे साइज का नहीं, ये रीजनल पे बात किया जाता है।
तो इकोसिस्टम से लेके बायोस्फीयर तक हम एनर्जी, न्यूट्रिएंट और ग्लोबल प्रोसेस की बात करते हैं। लैंडस्केप क्या है? बड़े बड़े इकोसिस्टम है जहाँ स्पेशल पैटर्न्स है। बायोम क्या है? क्लाइमेटिक रीजन है जहाँ स्पेसिफिक वेजिटेशन टाइप होते हैं। और बायोस्फीयर क्या है? पूरा एंटायर अर्थ है जो सारे प्रोसेस को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो इस फ्लो को बच्चों हमेशा याद रखिए। तो सबसे लोअर लेवल पे कौन आता है? ऑर्गेनिज्म। फिर लेवल इनका बढ़ता जाता है। यहाँ अगर हायर लेवल की बात किया जाए तो इकोसिस्टम से बायोस्फीयर तक हायर लेवल्स माना जाता है, जहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। और बायोस्फीयर क्या है? जो अल्टीमेट इंटीग्रेटर है, जो पूरी दुनिया की इंटरेक्शन को एक साथ जोड़ देता है। तो अगर एग्जाम के बात की जाए तो एमसीक्यूज में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है कि इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या है? तो हमेशा याद रखना है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या है? इकोसिस्टम है। लार्जेस्ट इकोलॉजिकल यूनिट क्या है? वो बायोस्फीयर है। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हम ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की ओर जाते हैं, ये इंक्रीज होने लगता है। अगला क्या है? लैंड्स के इकोलॉजी क्या होता है? इकोसिस्टम का स्पेशलिटी होता है। तो बच्चों, और लास्ट क्या है? एनर्जी फ्लो क्या है? इकोसिस्टम के सेंट्रल पॉइंट है कि बिना एनर्जी फ्लो के इकोसिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टूडेंट, इस हायरार्की से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इंटीग्रेशन ही स्ट्रेंथ है। एक अकेला ऑर्गेनिज्म की अपनी लिमिट्स है, पर जब वो पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट से जुड़ता है तो वो एक विशाल बायोस्फीयर का हिस्सा बन जाता है जो बिलियंस ऑफ ईयर से सरवाइव कर रहा है। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब एक दूसरे से जुड़ाव। हम अकेले नहीं है, हमारा हर एक्शन पूरे बायोस्फीयर को इफेक्ट करता है। नेचर की हायरार्की हमें सिखाती है कि डाइवर्सिटी ही स्टेबिलिटी का राज है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। और कोई भी डाउट हो या किसी भी और तरह के आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पे बनाएंगे। आप लोग इतना देर तक सुने उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।